Hello and welcome everybody to today's class, A-Level Law, the Pass Your Exam in 14 Days Crash Course. आज जिस चैप्टर के ऊपर हम बात करेंगे वो है जुडिशियल प्रेसिडेंट. दिस इज़ चैप्टर नंबर 5 ऑफ योर सिलेबस, सेक्शन 1 का चैप्टर नंबर 5. अब पिछली क्लास में हमने 3 टर्म्स डिस्कस किए थे एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, पिछली क्लास में, कि जो हमारे 3 प्रिंसिपल्स हैं, स्टारेड एसेसिस, रेशियो डेसिडेंडा एंड ऑर्बिटर डिक्टम, ये वो प्रेसिडेंट, ये वो फ्रेजेस हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो लैटिन में प्रेडोमिनेटली हैं. इनका रोल हमारे पूरे लॉ के ऊपर है. सो इफ़ यू वांट अ डिटेल्ड एनालिसिस एंड अ डिटेल्ड लेक्चर ऑन दिस, तो यू मस्ट कंसल्ट द प्रीवियस क्लास, यस्टरडेज क्लास. बट आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं जुडिशियल प्रेसिडेंट. अब सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि जुडिशियल प्रेसिडेंट का क्या मतलब होता है. प्रेसिडेंट का बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में मैं समझाऊं तो जो पहले हुआ है वो अब भी होगा. सो अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन इन द प्रीवियस केस, या जो कुछ पास्ट में अगर कोई केस हुआ है जिसके ऊपर कोई फैसला हुआ है, वो आज के केस में भी वैसा ही फैसला होगा, प्रोवाइडेड दैट द फैक्ट्स आर सिमिलर. तो लेट्स से अगर 5 साल पहले इन 2020 लेट्स से अगर एक क्रिमिनल केस था जिसमें मर्डर बाय स्टैबिंग ऑफ नाइफ, 3 टाइम स्टैबिंग ऑफ द नाइफ, अगर ये केस हुआ है एग्जैक्टली 4-5 साल बाद कहीं और किसी और के साथ एग्जैक्टली यही फैक्ट के ऊपर एक और मर्डर हुआ है, वही 3 स्टैबिंग के साथ, तो अब इसके ऊपर क्या लॉ लगेगा, क्या इसके ऊपर रद्द-ए-अमल होगा, वो वही होगा जो पिछले केस में हुआ था. तो कोर्ट के पास एक ऑलरेडी एक बैकअप के ऊपर 5 साल पहले ये केस डिसाइडेड है जिसमें फैक्ट्स आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल. तो जुडिशियल प्रेसिडेंट हमें ये कहता है कि अगर फैक्ट्स आइडेंटिकल हैं तो पिछले इन द पास्ट अगर कोई केस हुआ है ऑफ सिमिलर फैक्ट्स, तो आप उस ही लॉ के ऊपर बाउंड है, आप उसी केस को यू आर बाउंड टू फॉलो इट. सो अगर उस केस में 5 साल सजा दिया है तो आपने भी इस केस में 5 साल सजा देनी है. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट. एंड इसी से निकल के आता है हमारे पास स्टार एसेसिस, स्टैंड बाय द व्हाट हैज़ डन इन द पास्ट, व्हाट हैज़ बीन डन इन द पास्ट. तो वही जो पहले हुआ है उसी को हमने फॉलो करना है. रेशियो डेसिडेंडा एंड ऑर्बिटर डिक्टम, ये एक लीगल फैसले के अंदर 2 टर्म्स हैं. रेशियो डेसिडेंडा ये होता है मेन क्रक्स, जिसमें लेट्स से 5 years इम्प्रिजनमेंट, दिस इज द मेन क्रक्स. लेकिन अगर जज उसके साथ एक्स्ट्रा कमेंट्स ऐड करता है उसको हम कहते हैं ऑर्बिटर डिक्टम. सो यू कैन फॉर अ डिटेल लेक्चर यू कैन गो ऑन टू द प्रीवियस लेक्चर एंड उसका बिल्कुल स्टार्ट पार्ट. कमिंग टू टुडेज टॉपिक, देयर आर टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स. प्रेसिडेंट मैंने आपको बताया जो पिछले केस में आप कर रहे हो उसी को इस केस में फॉलो करना है जो करंट केस है. तो सबसे पहले हमारे पास आता है टाइप ऑफ प्रेसिडेंट, ओरिजिनल प्रेसिडेंट. ओरिजिनल प्रेसिडेंट का क्या मतलब है? दिस इज द फर्स्ट डिसाइडेड केस. तो लेट से अगर एक नौयत का केस है, एक इंस्टेंस है जो पिछले कहीं भी इन द पास्ट वैसा केस नहीं आया हुआ, वैसा फ्रॉड नहीं हुआ हुआ. एंड सो लेट से एक एग्जांपल देता हूँ. AI का यूज़ से किसी ने कोई फ्रॉड किया, ऑनलाइन फ्रॉड किया विद द यूज़ ऑफ AI. अब AI इज इवॉल्विंग एवरी डे. इट इज़ इम्पॉसिबल टू लुक एट AI कि येस्टरडे क्या था एंड टुमारो क्या होना है या टुडे क्या होना है. नोबडी इज टू नो. सो जहाँ आपके पास कोई पास प्रेसिडेंट नहीं है एंड जो आप डिसाइड कर रहे हैं दैट विल बी द फर्स्ट डिसीजन ऑन अ केस, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट, एज द नेम विल से. सो द फर्स्ट एवर डिसाइडेड केस ऑफ अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, उसको हम कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट. दूसरा हमारे पास आता है बाइंडिंग प्रेसिडेंट. अब सबसे पहला स्टेज होता है एक केस का ओरिजिनल प्रेसिडेंट बनना. जब एक ओरिजिनल प्रेसिडेंट बन गया, अब ये ओरिजिनल प्रेसिडेंट है, आगे इसके बाद जितने भी केसेस आएंगे ऑन सिमिलर फैक्ट्स वो इस ओरिजिनल प्रेसिडेंट को फॉलो करेंगे. सो दिस ओरिजिनल प्रेसिडेंट विल बी द मेन प्रेसिडेंट जिसको बाकी फॉलो करेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं बाइंडिंग प्रेसिडेंट. सो द ओरिजिनल प्रेसिडेंट, द फर्स्ट एवर डिसीजन ऑन अ मैटर will bind all of the future cases on the same matter. So in that sense binding precedent is a second type, जहां आप merely किसी पुराने केस को on the same facts follow करते हैं. ओरिजिनल में आप बाकायदा लॉ बनाते हैं, बाकायदा जजमेंट के थ्रू लॉ बनता है. एंड देन द थर्ड टाइप ऑफ प्रेसिडेंट इज परसुएसिव प्रेसिडेंट. परसुएसिव प्रेसिडेंट तब होता है जब आप के पास ऑल्दो प्रीवियस लॉ होता है, पास्ट में कोई एक केस है, इट्स सिमिलर बट इट्स नॉट आइडेंटिकल, उसके पास आपके पास
एज ऑफ टुडे जो केस आपका करंट इन हैंड है वो सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं है, फैक्ट्स आर स्लाइटली डिफरेंट। तो उस सिचुएशन में आप क्या करते हो, आप परसुएसिव प्रेसिडेंट का यूज़ करते हो। परसुएसिव प्रेसिडेंट इज़ वेरी सिंपली डिसीजन फ्रॉम अदर कोर्ट्स। किसी और कोर्ट ने कहीं फैसला किया, सो लेट्स से पाकिस्तान के अंदर कोई एक फैसला है ऑन एआई, और लेट्स से और अदर स्क्रैच दैट, लेट्स से यूके में एआई के ऊपर एक डिसीजन है, पाकिस्तान में नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपके पास ओरिजिनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान में नहीं है, तो आपने क्या करना है, दूसरे कोर्ट को जाके देखना है। आपने यूके की जुरिस्डिक्शन देखनी है जहां जिसने ये फैसला किया हुआ है। So if the United Kingdom has ruled on this, you look at that. So persuasive precedent का मतलब you get persuaded by other factors, and वो 5 factors हैं other courts। तो इसमें आपकी हो सकती है सेम कंट्री के डिफरेंट कोर्ट्स। लेट से इस्लामाबाद में फैसला नहीं हुआ हो तो आप कराची के कोर्ट्स को देख लें, पेशावर के कोर्ट्स को देख लें। सो इन दैट सेंस। दूसरा चीज़ आपने प्रिवी काउंसिल, जो आपकी मुल्क के सॉवरन अथॉरिटीज़ हैं, उनके आप अप्रोच देख लें कि उनकी क्या अप्रोच है टुवर्ड्स एआई। देन नेक्स्ट इज डिसेंट। डिसेंट वेरी सिंपली आपके 4-5 लेट्स से जजेस हैं एक केस के फैसले में। सो लेट्स से 4 ऑफ देम आर ऑन द सेम पेज वेयर एज 1 इज अगेंस्ट इट। तो फैसला वही होगा जो मेजॉरिटी कहती है। 4 जजेस से गिल्टी, 1 जज सेज नॉट गिल्टी। बेशक वो 1 जज का कोई मायने नहीं है, लेकिन उसने जो अपनी जजमेंट दी है उसका डिसेंट आप पढ़ के परसुएसिव अथॉरिटी लेकर फैसला कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। अब आ जाएं जुडिशल टूल्स के ऊपर। देर आर बेसिकली 3 जुडिशल, देर आर एक्चुअली 5, बट इन योर सिलेबस देर आर ओनली 3, सो आई वुड एडवाइज यू टू ओनली राइट दीज 3। सबसे पहले रिवर्सिंग। अब जुडिशल टूल्स में रिवर्सिंग का मतलब क्या है? सो लेट्स से आपका सबसे पहले लोअर कोर्ट के अंदर एक केस डिसाइड हुआ, ठीक। अब वो लोअर कोर्ट के डिसाइड हुआ, लेट्स से दे से कि द पर्सन इज गिल्टी फॉर मर्डर, ठीक। एंड देन दैट केस इज अपील्ड एंड इट गोज टू द हायर कोर्ट, and the higher court says that no, the decision in the lower court was illegal, it was not correct. So what has the court done? In the same case on appeal, it has reversed the case and said कि नहीं, I will reverse the case back and जो decision आपने किया वो गलत किया। So if the lower court says guilty, high court will reverse the case and say not guilty. So that's the concept of reversing. दूसरी चीज़ हमारे पास आती है overruling, ठीक। ओवर रूलिंग क्या होता है? द ओनली डिफरेंस विच मेजॉरिटी पीपल डोंट नो इन ए लेवल लॉ, मेजॉरिटी पीपल, आई हैव बीन टीचिंग ए लेवल्स ऑन द पास्ट 8 years एंड मेजॉरिटी पीपल डोंट नो दिस, इज दैट ओवर रूलिंग एंड रिवर्सिंग हैज़ ओनली वन डिफरेंस। रिवर्सिंग सेम केस के अंदर होती है। मैंने आज इसी केस के अंदर लोअर कोर्ट का फैसला अपील पे वो हो गया, रिवर्स हो गया, सेम केस। अब लेट से सिमिलर फैक्ट्स के ऊपर 5 साल पहले कोई और केस था और उस कोई और केस का आप फैसला अपने केस में नहीं लगाना चाह रहे, वो आप ओवर रूल कर रहे हो। तो आप कह रहे हो कि पिछले 5 साल पहले जो एक रैंडम केस था उसमें ये फैसला था वो इलीगल था। सो इन दैट सेंस यू आर ओवर रूलिंग दैट डिसीजन। तो जहां दोनों में एसेंशियली व्हाट यू डूइंग इज यू आर सेइंग कि जो पिछला फैसला था गलत था। द मेन डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज के फर्स्ट केस में वही केस है जो अपील पे सुना जा रहा है एंड इट्स गेटिंग रिवर्स्ड, whereas in overruling there's some other case which you are overruling. And then distinguishing is कि आप वो precedent मत लगाओ इस सेंस में कि facts are similar, they're not identical. तो जहां आपके पास previous precedent है but the facts of the case are not identical, they are very similar but not identical, direct इस केस के साथ वो लिंक नहीं करते, तो उस सिचुएशन में आप वो केस को फॉलो नहीं करेंगे। सो दीज 3 आर जुडिशियल टूल्स ऑफ नॉट फॉलोइंग प्रेसिडेंट। तो आप कह लो दीज आर एक्सेप्शंस टू द प्रेसिडेंट रूल। इन 3 सिचुएशंस के अंदर आप प्रेसिडेंट फॉलो नहीं करते। स्टैंडिंग बाय व्हाट हैज बीन डन इन द पास्ट, वो आप फॉलो नहीं कर रहे इन 3 इंस्टेंसेस के अंदर। इसके कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं कि जो पास्ट में जिसका फैसला हुआ है क्या वो फ्यूचर में भी फॉलो होना चाहिए। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले सर्टेनिटी। अब एज ए क्लाइंट इफ़ यू हैव मर्डर्ड समबडी एंड प्रीवियस केस लॉ एंड प्रीवियस केसेस में आपको क्लियरली पता है कि मेरे एक्शन में मुझे 5 साल सज़ा मिलेगी, सो आपको क्या मिली लॉ में? सर्टेनिटी। जजेस को पता है पिछले केसेस में आइडेंटिकल फैक्ट्स के ऊपर 5 साल सज़ा थी, मैं भी 5 साल दूंगा। व्हाट दिस डज इज इट सेव्स टाइम।
कोर्ट्स का टाइम बच जाता है। इट सेव्स देम कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कोर्ट्स के उसके ऊपर एक्सपेंड हो रही है वो नहीं आती, बिकॉज आपके पास पहले से ही एक प्रेसिडेंट मौजूद है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि लेट्स से 2001 में एक केस का डिसीजन हुआ, वो डिसीजन 2024 में लगाना विल बी absurd, मे बी absurd, नॉट विल बी, इट मे बी absurd। तो इस सिचुएशन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि आप ग्लोबल एडवांसमेंट्स इतनी हो गई हैं कि आप जो 40 साल पहले का फैसला है वो आज नहीं लगा सकते, बेशक फैक्ट्स आइडेंटिकल हो, सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट। तो इस सेंस में रिजिडिटी है, यू आर बाउंड टू फॉलो इट, आपने करने ही करना है, बेशक चाहे जो भी हो जाए। सेकेंड है स्लोनेस ऑफ ग्रोथ, लिंक टू द सेम पॉइंट, ग्रोथ ही नहीं है। एंड देन द लास्ट पॉइंट इज failure to consider global advancements, वो I have already covered. So this covers one part of your chapter. ये आपका लाजमी उसके अंदर एग्जाम के अंदर आपका अगर ऐसे है तो आपने ये लाजमी इंक्लूड इसमें करना ही करना है। अगेन आई विल रिमाइंड यू बिफोर मूविंग ऑन टू द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज के whatever is on the board is what you will be examined on. ये एक आई एम स्लोगन को फॉलो करते हुए ये कोर्स मैंने बनाया है, पास योर एग्जाम इन 14 डेज। सो आई एम ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि आपको 14 डेज ही सिर्फ चाहिए टू पास योर एग्जाम, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। एंड इफ़ यू डू इट प्रॉपरली यू विल गेट अ ग्रेट grade. A star is very possible if you just give me 14 days of your time and I will secure this grade. I've been teaching from the past 8 years A-level law. I had a country distinction in 6 countries and I am actively teaching this. Right now I have more than 200 students who have scored A stars in my entire 8 years of teaching. So coming back to the topic, hierarchy of courts. This is the most important part of judicial precedent and the most confusing and the part जो majority teachers don't teach properly, right? So very important and you should get it, इसको आपने बिल्कुल 100% ठीक तरीके से करना है and I'll help you along the way. I've made it very simple. ये बहुत confusing topic है, most students complain कि सर बुक में इतना गलत लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, नोट्स वैल्यूएबल नहीं है, कुछ मुझे समझ नहीं आ रही। इसके ऊपर मेरे अपने नोट्स भी हैं, they are also that I made myself on the past, I just updated them recently. So anyways, इसके ऊपर आप सिर्फ इस पार्ट ऑफ द बोर्ड को देख लेना और समझ लेना, आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। सबसे पहले हायरार्की ऑफ कोर्ट्स। हायरार्की का मतलब क्या है? हायरार्की इज लेवल्स। सो इफ आई एक्सप्लेन टू यू इन सिंपल लेमैन टर्म्स, द हेड ऑफ द फैमिली इज द मदर एंड फादर, राइट? सो हायरार्की पे सबसे टॉप, फिर बड़ा भाई बड़ी बहन, सो एल्डर सिस्टर एल्डर ब्रदर, उसके बाद यंगर सिस्टर यंगर ब्रदर, उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ, कोई और यंगर है फिर उनके आगे बच्चे हैं तो देन वो। सो इट्स अ स्टेप, इट्स अ जो प्रॉपर हायरार्की के अंदर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आता है। इसी तरह कोर्ट्स की भी हायरार्की होती है एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। एक होता है आपका सिविल कोर्ट, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो है वो मनी मैटर्स को देखता है, जहाँ पैसे, लैंड, प्रॉपर्टी, एनीथिंग रिलेटिंग टू फाइनेंसेस होती है वो सिविल देखता है। क्रिमिनल में आपका यूजुअली होता है बेस्ड ऑन पनिशमेंट, इसके ऊपर आपकी कोई मर्डर है, क्राइम है, कोई रेप है, एनी ऑफ द ऑफेंसेस। तो इसी तरह जो है गाइड को मत देखें, टेक्स्ट बुक को मत देखें, पास पेपर्स में मत कंफ्यूज करें, जस्ट फॉलो दिस। 3 कोर्ट्स आर आइडेंटिकल इन बोथ। सिविल कोर्ट भी वही होता है, क्रिमिनल कोर्ट भी वही होता है। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट स्टेज द सेम फॉर बोथ। कोर्ट ऑफ अपील उसके बाद आता है। सो द सेकेंड इन द हायरार्की इज द कोर्ट ऑफ अपील, द बड़ा भाई द बड़ी बहन, राइट? तो दैट इज द सेकेंड। उसके बाद आता है हाई कोर्ट, ठीक? सो दीज 3 आर आइडेंटिकल फॉर सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स। जहां फर्क आता है सिविल मैटर्स एंड क्रिमिनल मैटर्स में, वो आपका आ जाता है एट द लोअर लेवल। सो ये आपके लोअर कोर्ट्स हैं, इसको आप कह लें लोअर कोर्ट्स। सिविल में सिर्फ एक लोअर कोर्ट होता है, काउंटी कोर्ट, राइट? क्रिमिनल में 2 लोअर कोर्ट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट एंड क्राउन कोर्ट। प्रोसेस क्या होता है? एक सिविल मैटर है, सबसे पहले आएगा काउंटी कोर्ट, ठीक? काउंटी कोर्ट में एविडेंस होगी, सारा जो आपकी जो पॉइंट ऑफ लॉ डिस्कशन होगी, सब कुछ आपका होगा काउंटी कोर्ट के अंदर। सो दिस इज वेयर यू विल टेक द मोस्ट टाइम, दिस इज वेयर
यू विल प्रेजेंट ऑल ऑफ योर एविडेंस एंड जो सारे आपके पॉइंट्स होंगे आपने इधर कंटेंट करने। फिर आपने अपील के ऊपर जाना है हाई कोर्ट। सो लेट्स से इफ़ यू फैसला आपके खिलाफ आया है तो आपने फिर किधर जाना है, हाई कोर्ट। उसके खिलाफ फैसला आया आपने कोर्ट ऑफ अपील ऑन पॉइंट ऑफ लॉ, फिर सुप्रीम कोर्ट, राइट। हायरार्की ऐसे जाती है। सिमिलरली क्रिमिनल केसेस में हमने क्या देखना है, सबसे पहले आता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट कोर्ट केस नहीं सुनता, इट मियरली असाइंस यू योर कोर्ट, क्या आपने किस कोर्ट में या आपने जो ऑफेंस किया है वो किस जज के पास लगे। सो इट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट यू डू, द पुलिस विल फर्स्ट ब्रिंग यू द सस्पेक्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। वहाँ से फिर आप जाओगे क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट भी आपका लोअर कोर्ट के उसमें आ जाता है। फिर क्राउन कोर्ट आपका जब फैसला होती है, पूरा ट्रायल आपका होता है, द होल केस इज हर्ड, एविडेंस, विटनेसेस, सब कुछ होकर मैटर गोज टू हाई कोर्ट। इफ यू वांट टू अपील, यू अपील टू द कोर्ट ऑफ अपील, कोर्ट ऑफ अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें जो आपकी गाइड भी जो टेक्स्ट बुक है वो भी आपको सही से क्लैरिफाई नहीं करती, पास पेपर्स भी नहीं करते, एंड मोस्ट पीपल गेट रॉन्ग। इसको बहुत सिंपल डिवीजन है एंड आई विल हेल्प यू विद इट। बहुत सिंपल डिवीजन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। ये मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक। नाउ लेट्स फॉलो दिस। वर्टिकल का क्या मतलब है कि इज द सुप्रीम कोर्ट वर्टिकली बाइंडिंग अदर कोर्ट्स। सो वर्टिकली इस सेंस के अंदर आ गया। सो सुप्रीम कोर्ट का फैसला कोर्ट ऑफ अपील पे बाउंड है। द कोर्ट ऑफ अपील इज बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। सो सुप्रीम कोर्ट का फैसला विल बी बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट ऑफ अपील। कोर्ट ऑफ अपील का फैसला विल बी बाइंडिंग अपॉन द हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट का फैसला विल बी बाइंडिंग अपॉन द क्राउन कोर्ट मैजिस्ट्रेट, विच क्रिमिनल है, एंड काउंटी कोर्ट सिविल है। सो क्वेश्चन दैट आई एम प्रेजेंटिंग टू यू इज, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी केस में फैसला दे देती है, राइट, कि अगर मर्डर बाय नाइफ है तो उसकी सज़ा है लेट्स से 3 years, ठीक, 3 years बैक इन लेट्स से 2005, एंड 2018 में एक कोर्ट ऑफ अपील का केस है जो कहती है कि बाय नाइफ की सज़ा है 5 years, राइट। विच केस विल यू फॉलो? यू विल फॉलो द सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वाई? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इज बाइंडिंग अपॉन द कोर्ट ऑफ अपील। इसी तरह अगर हाई कोर्ट कहती है 1 year, तो क्या आप हाई कोर्ट का फैसला फॉलो करेंगे या कोर्ट ऑफ अपील का? आप फॉलो करेंगे कोर्ट ऑफ अपील का फैसला, बिकॉज वर्टिकली हायरार्की में दैट इज हायर, तो आपने 5 साल की सजा देनी है। एंड देन अगर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है देन 3 years। सो हायरार्की इन दिस सेंस, जो भी कोर्ट आपसे ऊपर है आपने उसका डिसीजन फॉलो करना है, आपने निचला डिसीजन नहीं फॉलो करना। ऑल ऑफ हायरार्की में जितना जितना नीचे आता जाएगा उतनी आपकी लीगल सिग्निफिकेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सॉर्ट्स कम होती जाएगी। सो काउंटी कोर्ट का डिसीजन विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन एनीवन, इसके नीचे कोई नहीं है। सो काउंटी कोर्ट का फैसला अगर हाई कोर्ट पे जा रहा है ओवर रूल हो जाएगा। तो ये हमने देख ली वर्टिकल एप्लीकेशन। हमें ये तो समझ आ गया कि ऊपर वाला जो डिसीजन है वो नीचे वाले कोर्ट्स को बाइंड करता है। बट व्हाट अबाउट, एंड आई होप कि आपके जहन में ये सवाल आए, नहीं आए तो आई विल ब्रिंग इट अप, व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन? व्हाट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एप्लीकेशन? क्या एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाइंड करता है या नहीं? सो इफ लेट्स से सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड 3 years, 2000, I'll give you an example. Let's say a case was contested in 2018. 2 cases, case A, case B. A case identical facts, A केस में जज ने फैसला दे दिया 3 साल, दूसरे में जज ने फैसला दे दिया 5 साल सजा। Which are you to follow? Is the Supreme Court supposed to follow its own decision? So let's say पहले डिसीजन आया 3 साल का, तो अब is the Supreme Court bound itself to follow another Supreme Court decision? That is the question. तो एप्लीकेशन पे वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अब इसके ऊपर डिस्कशन देखते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट वर्टिकली किसी से बाउंड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई कोर्ट नहीं है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट हर निचले कोर्ट को बाउंड कर रहा है? यस। सो इज इट बाउंड बाय वर्टिकली एनीबडी? नो। इज इट बाइंडिंग एवरीबडी एल्स? यस। अब आ जाओ हॉरिजॉन्टल। सो इज सुप्रीम कोर्ट बाउंड बाय अनदर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन? पेशावर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, पेशावर बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने कोई और फैसला दिया। सो इज इट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजंस? 1898 से पहले लॉ डिफरेंट था। अब कानून जो है इट इज पार्शियली बाउंड।
अब क्या है, अगर आपको लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट की किसी फैसले के से आप बाउंड नहीं होना चाहते, तो आपने क्या करना है, प्रैक्टिस स्टेटमेंट इशू करनी है। प्रैक्टिस स्टेटमेंट लंदन ट्रांसवे केस के अंदर आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि एज इन प्रीवियसली जब आप हर उसके डिसीजन से, अपनी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से बाउंड थे, लेकिन अब नहीं है। आपने अब, अगर आपको लग रहा है कि इनजस्टिस हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि एरर ऑफ लॉ होने लगा है, अगर आपको लग रहा है कि एक नाइंसाफी वाला फैसला हो रहा है, तो आपने उस केस के अंदर प्रैक्टिस स्टेटमेंट इशू करनी है। इट्स जस्ट अ फ्रेज, प्रैक्टिस स्टेटमेंट आपने इशू करनी है, और आप अपने फैसले से बाउंड इंटायरली नहीं है। सो as a matter of principle, the Supreme Court is yes bound by its own decision, but practice statement की वजह से there are instances जहां एक सुप्रीम कोर्ट दूसरे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एक्सेप्ट ना भी करे तो इट्स पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास कोर्ट आ जाती है हायरकी में, कोर्ट ऑफ अपील। ठीक, कोर्ट ऑफ अपील वर्टिकली, इज इट बाउंड बाय द सुप्रीम कोर्ट? यस इट इज इट बाइंडिंग द कोर्ट्स अंडरनीथ इट? यस। सो दोनों के अंदर यस। सवाल हॉरिजॉन्टल का है, क्या एक सुप्रीम कोर्ट क्या एक कोर्ट ऑफ अपील का फैसला दूसरे कोर्ट ऑफ अपील को बाउंड करता है या नहीं? क्वेश्चन ये है, इसका भी आंसर है पार्शियली। अब एक केस इसी तरह, जिस तरह लंदन ट्रांसवे प्रैक्टिस स्टेटमेंट लंदन ट्रांसवे ने इंट्रोड्यूस की, इसी तरह यंग वर्सेस ब्रिस्टल एयरप्लेन इस केस में बोला कि यस यू आर पार्शियली बाउंड बाय योर डिसीजन। तो हर कोर्ट ऑफ अपील दूसरे कोर्ट ऑफ अपील के फैसले के ऊपर बाउंड है, लेकिन 3 एक्सेप्शन है उसकी। सबसे पहले कन्फ्लिक्टिंग पास्ट डिसीजंस। अगर कोई पास्ट डिसीजन कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है तो फिर आप बेशक कोर्ट ऑफ अपील का अपना फैसला ना माने। सो द सेम कोर्ट यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो इट इफ कन्फ्लिक्टिंग पास्ट डिसीजन है। दूसरा, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसके ऊपर है, सो इफ देयर इज अ कोर्ट ऑफ अपील फैसला एंड देन सुप्रीम कोर्ट फैसला जो उसके खिलाफ है, तो आपने कोर्ट ऑफ अपील के फैसले को नहीं फॉलो करना, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फॉलो करना है। एंड देन लास्ट है पर इनक्यूरम। पर इनक्यूरम का मतलब होता है जहां द लॉ, जहां जो फैसला कोर्ट ऑफ अपील ने किया हुआ है वो इलीगल है। सो वेयर कोर्ट ऑफ अपील हैज गिवन अ डिसीजन व्हिच इज अगेंस्ट द लेटर ऑफ द लॉ, इन दैट सिचुएशन आल्सो यू कैन डिसाइड टू नॉट फॉलो द Court of Appeal's decision. High Court is not part of your syllabus, and so on and so forth. So to conclude and to clarify all of it, the Supreme Court binds all of its lower courts, but is only partially bound by its own decisions. Similar case for Court of Appeal, whereas the rest आपके course का हिस्सा नहीं है. So this is the end of your judicial precedent. Whatever is on the board is important for you. This should be your answer to a question on judicial precedent. Whatever, जो भी आपको कोई भी सवाल है, you can reach out to me on WhatsApp. You can नीचे कहीं description में भी I will have noted all of the information that you can get in touch with me. Again, the slogan is to pass your exam in 14 days. These lectures are very to the point, very brief. इसमें मैं case laws की discussion इतनी मैं नहीं कर रहा, but this primarily the purpose is for you to understand the basics of it. And obviously if you want to get in touch with me, you can get in touch with me and I will be happy to help you with your course. If you have any questions, मेरा details नीचे आ रही होंगी. Best of luck. Stay tuned for the next lecture. Thank you.